स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जो हम सभी साधकों के लिए अवसर है जहाँ पर हम अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी साधक जो जुड़ेंगे, जो सीधे सत्संग से जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब पे भी जो इसे सुनेंगे, अगर उनके प्रश्न हों तो वो सत्संग में भी लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं या यूट्यूब पर भी कमेंट कर सकते हैं। मैं प्रयास करूँगा उत्तर देने का। मेरे पास कुछ सवाल हैं, मैं उनसे शुरू करूँगा, पर जो साधक जुड़े हुए हैं अगर वो चाहें और उनके पास कोई प्रश्न हो तो वो कभी भी लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं या किसी भी विषय पे चर्चा कर सकते हैं। मैं शुरू करता हूँ। आज का पहला प्रश्न है कि साक्षी भाव का उपयोग क्या है। जब हम साधना करते हैं तो आत्मज्ञान जब हो जाता है साधक को, तो साधक को कहा जाता है इसी ज्ञान में जितना समय रह सके उनका प्रयास होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसी ज्ञान में रहने का। पर फिर प्रश्न उठता है इससे होगा क्या, क्योंकि मैं तो साक्षी हूँ, मेरे स्वरूप में तो कुछ अंतर नहीं होगा, जो मैं हूँ वही रहूँगा। तो इसका लाभ क्या होता है साधक पर? तो सबसे पहला लाभ आप सांसारिक जीवन में ही देख पाएंगे। जैसे जैसे ये ज्ञान थोड़ा भी स्थापित होने लगता है, जैसे शुरुआत में तो ज्ञान तुरंत चला जाएगा, शुरुआत में शायद साक्षी भाव है या नहीं है, ये भी संदेह होता है बहुत सारे साधकों को। जब उन्हें संदेह होता है कि आत्मज्ञान हुआ है या नहीं हुआ है, पर जैसे जैसे ये ज्ञान स्थापित रहने लगेगा आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा कि आप अलग हैं सभी घटनाओं से। तो जो भी घटना आपके सामने हो रही है, ये संसारिक जीवन माया के स्तर पे मैं कह रहा हूँ, क्योंकि इस ज्ञान को भी जीव ही रखने का प्रयास कर रहा होगा और वो माया के स्तर पे ही कर रहा होगा। तो जो पहले कार्य होते थे अनावश्यक या फिर बिना किसी बोध के साथ जब कार्य में लिप्त हो जाता था, वो होना बंद हो जाएगा। अर्थात सिर्फ एक विचार आपको कर्म करने के लिए बाधित नहीं कर पाएगी। आपके पास हमेशा विकल्प होंगे। कुछ भी विचार अगर उठ रहा है या कुछ भी भावनाएं उठ रही हैं, आपके पास विकल्प रहेगा कि इस विचार को जाने दे या इस पर कुछ कर्म करना है या नहीं, इस भावना को भोगना है या नहीं, या फिर इस भावना को भी जाने दे। इस विकल्प के कारण आप अपने जीवन पर सांसारिक स्तर पे ही एक शांति का अनुभव करेंगे। जैसे जैसे बुद्धि भी प्रखर होते जाएगी, वैसे वैसे आप इस ज्ञान का ज़्यादा उपयोग कर पाएंगे। क्योंकि शुरुआत में साक्षी भाव जब रहेगा भी, जब आप प्रयास भी कर रहे होंगे, तब भी कई बार ऐसा हो सकता है कि अहम किसी विचार को नहीं जाने देना चाहेगी। किसी ने कभी अपमान कर दिया हो और अगर अभी परिस्थिति ऐसी है जहाँ पर आप कुछ कर सकते हैं, उस अपमान का प्रतिशोध कर सकते हैं, तो शायद ऐसा हो कि किया जाएगा, और ऐसा भी हो कि वो साक्षी भाव में किया जाएगा। पर जैसे जैसे ये ज्ञान परिपक्व होगी, आप पाएंगे कि हर एक कार्य अनावश्यक ही है, उसको जाने दें, या फिर उससे लिप्त होने का प्रयास नहीं करेंगे आप। तो सांसारिक स्तर पे आपको ये समझ में आने लगेगा कि कहाँ आपको अपना समय व्यर्थ करना है और कहाँ नहीं करना है, कहाँ सभी चीज़ों को बस जाने देना है। पर आध्यात्मिक स्तर पे, अर्थात आध्यात्मिक दृष्टिकोण से क्या फ़ायदा होगा? जब आप इस ज्ञान में रहने लगते हैं तो आप स्वयं के स्वभाव में आ जाते हैं। अर्थात आपको बाहरी शांति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाहर कुछ भी हो रहा हो, आपको ये पता रहेगा कि आप कौन हैं, आप शांत हैं। उसके बाद भले ही जीवन में कैसी भी परिस्थिति रहे, आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। बाकी लोग, ऐसा हो सकता है कि आपको देखकर ऐसा सोचे कि ये तो वैसा ही व्यक्ति है जो ज्ञान से पहले था, पर आपको केवल पता रहेगा कि आप लिप्त नहीं है किसी भी ज्ञान से, किसी भी अज्ञान से। जो हो रहा है वो हो रहा है, नहीं होने में भी आप कोई प्रयास नहीं करेंगे, या किसी काम को नहीं करने में या करने, दोनों जगह कहीं आप प्रयास नहीं करेंगे। जो
उस समय सबसे सुलभ होगा वही किया जाएगा, और वो दोनों ही आप नहीं कर रहे होंगे, आप उसके दृष्टा बने रहेंगे। इसका और भी लाभ है, जैसे जब आप साक्षी भाव में रहते हैं तब आप अपने वास्तविक स्वरूप के साथ संबंध स्थापित, या फिर जो विस्मरण हो चुका था उस स्मरण में आने का प्रयास कर रहे होते हैं। एक लंबा समय अहम के साथ संबंध स्थापित रह चुका है, जिसके कारण जो जो भी जीव को होता है वही घटना आपको भी महसूस होने लगती है, या फिर उसका अनुभव होने लगता है। ऐसा लगता है कि ये मेरे साथ ही हो रहा है, ये मेरा ही जीवन चल रहा है। पर आप जितना ज़्यादा समय इस ज्ञान में रहने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा अहम से तादात्म्य टूटेगा। अभी जो, या फिर जो शुरुआती साधक होंगे उनका जीवन अहम के द्वारा ही संचालित हो रहा होगा, पर यह ज्ञान जब परिपक्व होगा तब अहम सिर्फ जीवन को चलाएगा, आपको नहीं बांधेगा। अहम का जो कार्य है वो करेगा जीवन को चलाने का, उत्तरजीवता में जो भी सही होगा वो करने में, आपका कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। और आपका जो वास्तविक प्रयास है वो यही है कि जो अनावश्यक है वो छूट जाए। अनावश्यक यहाँ पर अहम के साथ संबंध स्थापित करना है, जो पहले से एक लंबे प्रयास के द्वारा स्थापित हो चुका है। पर उसके परे आप अगर रह पा रहे हैं तो ये दूरी बढ़ती चली जाएगी अहम के साथ, और आप अपने ज्ञान में स्थापित रह पाएंगे, आप अपने सत्य में स्थापित रह पाएंगे। जो प्रकाष्ठा है ज्ञान मार्ग की, वहाँ पर आप पहुँच सकते हैं। तो साक्षी भाव एक तरह से आपके पास हथियार है जिससे कि आप जो हैं वहाँ पर बने रह सकते हैं। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार व्यक्त कर पाया हूँ, पर कोई साधक इस पर कुछ बोलना चाहते हैं या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि दृश्य ही दृष्टा कैसे है। जब हम ज्ञान में आते हैं तो हमें ये दिखता है कि मैं हूँ और मेरे अलावा यहाँ पर केवल अनुभव है, नित्य परिवर्तनशील अनुभव। पर फिर ये भी हम कहते हैं कि इनमें कोई भेद नहीं है, ये दोनों एक ही समय एक ही साथ उपस्थित रहते हैं, दोनों स्वतंत्र हैं, फिर भी एक के रहने से दूसरा होता ही है वहाँ पर। और फिर कहते हैं कि दृष्टा जो है वही दृश्य भी है। तो ऐसा कैसे संभव होता है, दृश्य ही दृष्टा कैसे हो जाता है? ये भी बड़ा सरल है, इसे आप देख सकते हैं, अभी तुरंत देख सकते हैं अपने अनुभव से ही। अभी आपको जहाँ भी बैठे हैं, जो भी दिख रहा है आपको, जो भी अनुभव अभी आपके सामने प्रकट है, जैसे मान लीजिए कि आपको कोई कुर्सी दिख रही है, कोई चेयर आपके सामने रखा हुआ है, तो इस कुर्सी का जब अनुभव हो रहा है आपको, तो वास्तविकता में आपको उसकी तन मात्राओं का अनुभव हो रहा है, अर्थात उसका जो रूप है उसका अनुभव हो रहा है, उसके रंग का अनुभव हो रहा है, उसमें जो पदार्थ लगे हुए हैं उसकी चमक का अनुभव हो रहा है। जो भी चीज़ है आपको उसके बाहरी खोल का अनुभव हो रहा है। ये जो बाहरी भाग है जिसे तन्मात्रा कह सकते हैं, केवल उसका अनुभव हो रहा है। अगर इस अनुभव पर अभी आप ध्यान दें तो क्या ये कह सकते हैं कि कुर्सी वास्तविकता में कुर्सी नहीं है, केवल तन्मात्राएं हैं? या फिर ये कह सकते हैं क्या कि कुर्सी जो आपके सामने प्रकट है और कुर्सी का जो अनुभव है ये दोनों एक हैं? मतलब कुर्सी का जो अनुभव है और ये वास्तविक अनुभव जो दिख रहा है आपको, इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जब हम छूते हैं तो हमें लगता है कोई पदार्थ है जिसे हम छू पा रहे हैं, पर उस पदार्थ को जब छूते हैं जो वहाँ पे अनुभव उत्पन्न होता है, क्या वो अनुभव उस पदार्थ से भिन्न है? इस पर मनन करेंगे तो यही समझ में आएगा कि अनुभव जो भी, जैसे हम कुर्सी का उदाहरण जो ले रहे हैं, कुर्सी का अनुभव और स्वयं कुर्सी
दोनों एक ही चीज़ है। इसी में अगर आगे बढ़ेंगे तो कुर्सी के अनुभव का जो बोध हो रहा है, जो जाना जा रहा है, कुर्सी का अनुभव है जिसे जाना जा रहा है, जो कुर्सी के अनुभव की जो चेतना है, चेतना मतलब जो जिसे हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पर कुछ है मेरे सामने रखा हुआ, जो ये बोध है, क्या वो कुर्सी के अनुभव से भिन्न है? ये कुर्सी का अनुभव और उस अनुभव का बोध दोनों एक ही है। और ये जो बोध है, अर्थात जो समझने की क्षमता है, वो आप ही हैं। जो कुर्सी का अनुभव प्रकट है, वही अनुभव करता भी है। इस पे मनन कर सकते हैं, और इस पे अगर कुछ प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, बोल कर भी पूछ सकते हैं। जो अभी आपको दिख रहा है वो केवल एक बोध है, और इस बोध की चेतना आप ही हैं। ये बोध और चेतना में कोई फर्क नहीं है। कुर्सी को जो जाना जा रहा है और कुर्सी स्वयं, ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर ये बात समझ में आ रही है कि जो भी आपके सामने अभी प्रकट है वो केवल बोध मात्र में प्रकट है। जब आप उसको छूते भी हैं तो भी वो केवल बोध ही होता है। वास्तविकता में वहाँ पर है या नहीं है ये हम नहीं जानते हैं, पर वहाँ पर बोध है ये पता है हमें। जैसे जो कुर्सी रखी हुई है आपके सामने, वास्तविकता में वो है या नहीं ये हमें पता नहीं, पर जब उसे आप छुएंगे तो एक बोध प्रकट होगा। जानने की क्षमता उस बोध को समझेगी, अर्थात अनुभवकर्ता उस अनुभव को समझेगा, और इस क्षण में अनुभवकर्ता ही अनुभव हो जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि दृश्य ही दृष्टा है। पर अगर इस पर कोई प्रश्न हो या कुछ स्पष्ट ना हुआ हो तो पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि कैसे जाने कि समय मिथ्या है। जो हमारा पूरा जीवन चल रहा होता है वो एक के बाद एक घटना हमें दिख रही होती है घटते हुए, और हमेशा ऐसा ही प्रतीत होते रहता है कि समय है। कुछ बोलना है क्या रवि जी आपको? जी प्रणाम। प्रणाम जी, रवि। इससे पहले वाला जो ये था दृश्य ही दृष्टा कैसे है, ये इस पे था कि तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे तो लगता है प्रश्न ही गलत है, क्योंकि तो डिफरेंट बातें। दृश्य बिल्कुल अलग है। हाँ, ये है, हो सकता है कि दृष्टा का दृष्टा है, लेकिन दृश्य अगर दृश्य नहीं रहे तो फिर क्या देखें? तो ये हो सकता है कि अस्तित्व में दोनों हैं, लेकिन ये दोनों एक ही हैं, ये बात नहीं पच रही है मुझे यही कहना था सर। हाँ ठीक है, अच्छी बात है। यहाँ पर हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे कि दो प्रकार से आप देख सकते हैं। एक तो जो मैं कहा उसको मैं फिर से बोलूँगा, तो फिर से आप बताइएगा उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा मनन भी कर सकते हैं बाद में आप इस पर। एक दूसरा तरीका है जो कि ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम में भी कहा जाता है, जो समझाया जाता है जिस तरह से, वो ऐसा है कि ये दो दिखते रहेंगे हमेशा, क्योंकि जब भी इसे देखने का प्रयास किया जाएगा वहाँ पर देखने वाला और देखने योग्य वस्तु उपस्थित हो जाएगी।
जैसे ही देखने वाला आएगा वहाँ पर कुछ देखने के लिए होगा, तभी देखने वाला रहेगा, तो द्वैत प्रकट हो जाएगा। पर आप क्या कर सकते हैं, द्वैत का खंडन कर सकते हैं। अगर द्वैत का खंडन करना संभव हो जाए तो फिर ऐसा कहा जा सकता है कि द्वैत नहीं है, मतलब दृश्य और दृष्टा अलग नहीं है। तो एक तरह से आप ऐसे खंडन कर सकते हैं, जैसे अगर मैं आपको एक उदाहरण दूं, मानिए कि आपको मैं दो बॉक्स देता हूं, एकदम एक डायमेंशन के बॉक्स, क्यूब है वो, एग्जैक्टली सेम क्यूब है वो, और मैं आपको बोलता हूँ कि दोनों बॉक्स को एक ही जगह पर रख दीजिए, तो क्या ऐसा करना संभव होगा एक ही जगह पर? नहीं, एक जगह पर एक समय में एक ही चीज रखी जा सकती है। हाँ। दोनों को तो एक जगह रखना संभव होगा नहीं। हाँ, एकदम सही कह रहे हैं आप। लेकिन यहाँ तो वो बॉक्स तो भौतिक चीज हो गया ना, लेकिन वही चीज अगर कहें कि एक एक ही कमरे में प्रकाश भी है और सुगंध भी है और धुआं भी है, तो ये हो सकता है, क्योंकि ये जगह घेरने वाली चीज नहीं है। सही बोल रहे हैं आप, जो आपने कहा कि एक ही समय पे नहीं रख सकते हैं दोनों बॉक्स को, तो समय अगर बदल दिया जाए तो रख सकते हैं। पर अगर जी, इस बात को सिद्ध कर दिया जाए कि दोनों बॉक्स एक ही जगह पे रखा जा सकता है, तो फिर ऐसा हो जाएगा कि जो पहले प्रतीत हो रहा था वो गलत हो जाएगा, कि वो दो बॉक्स नहीं था। तो अब बस इसी में आगे बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा। तो अगर आप अनुभव को देख रहे हैं या दृश्य को देख रहे हैं और दृष्टा को देख रहे हैं, जब भी आप दृष्टा को जानेंगे, जब उसका ज्ञान प्रकट होगा, तो वो इसीलिए प्रकट होगा क्योंकि वहाँ पर एक दृश्य है, और दृश्य को भी इसीलिए जाना जा रहा है हाँ, क्योंकि वहाँ पर दृष्टा तभी है। दृष्टा का बोध। हाँ, और दृश्य को भी तभी जाना जा रहा है क्योंकि वहाँ पर दृष्टा है। ये दोनों, दृश्य और दृष्टा, दोनों एक ही समय पर एक साथ उपस्थित रहते हैं। क्या इनमें किसी भी प्रकार का भेद दिखता है? अब भेद दो ही तरह से हो सकता है, या तो स्थान में भेद हो सकता है या तो समय में भेद हो सकता है। तो ये दोनों भेद दिखता है क्या कभी भी? आपके अनुभव में क्या है? भेद तो, मौलिक भेद तो यही है कि एक देखने वाला है या एक को देखा जाने वाला है। हाँ, मौलिक भेद तो यही है। पर हाँ, समय, हाँ बोलिए। समय तो सेम है दोनों के लिए, स्थान भी सेम है दोनों के लिए। स्थान में कोई परिवर्तन नहीं, समय में कोई परिवर्तन नहीं, लेकिन भेद थोड़ा ये है, हो रहा है कि एक देखा जाने वाला है, एक उससे हट करके पृथक है जो देख रहा है। हाँ, ये जो आपने आखिरी लाइन कहा वो सही है, बस। और जो उसके पहले भी कहे थे वो भी सही है कि तो भेद कह सकते। जब भी इसे देखने का प्रयास किया जाएगा तो देखने वाला और देखने योग्य वस्तु बन जाएगी, क्योंकि अभी बुद्धि का इस्तेमाल किया जा रहा है इसे समझने के लिए। तो समझने के लिए समझने योग्य कोई वस्तु होनी चाहिए, और समझने और उसका अनुभव लेने के लिए कोई होना चाहिए वहाँ पर यह भी आपका अनुभव है कि इनमें भेद नहीं दिख रहा है। यहाँ पर ना, ऐसा नहीं है कि अनुभव पहले आ जा रहा है और अनुभवकर्ता बाद में आ जा रहा है। अगर वो दो होते तो उनका स्वतंत्र अस्तित्व जैसा कुछ होता, एक के बिना एक आ जाता कभी। ऐसा कोई ना कोई परिस्थिति होती जहाँ पर अनुभवकर्ता हो जाता और अनुभव ना हो, या फिर अनुभव होता पर अनुभवकर्ता ना हो, पर ऐसा नहीं होता है, अभी भी ऐसा ही है। आप कुछ कह रहे हैं कि आपका आवाज़ कट रहा है शायद? हेलो? हाँ, चूंकि दोनों में
रवि जी, जी आपका नहीं, आपका आवाज़ थोड़ा कट रहा है, दोनों कुछ भी सुनाई नहीं दिया, फिर से एक में तो बार बोलिएगा। एक, एक जो दृश्य है वो भौतिक हो जाता है ना, और जो दृष्टा है वो पराभौतिक है। इसलिए जगह और घेरने की और समय की तो बात ही नहीं है। दोनों का मूल जो भेद है सो अलग हो जाता है। हाँ, मूल अलग है, सही बोल रहे हैं आप। मैं ये बोल नहीं रहा हूँ कि द्वैत के स्तर पे ये दोनों एक हैं। मैं द्वैत का ही खंडन करने के लिए बोल रहा हूँ। जो समझा जा रहा है इस चीज़ को, उसको तो द्वैत पर ही जो जो समझने का प्रयास हो रहा है वो तो द्वैत पर ही हो रहा है ना। तो द्वैत पर इसको समझा नहीं जाएगा। मैं इस वाक्य को समाप्त कर देता हूँ, उसके बाद अगले प्रश्न पे चलता हूँ, या फिर बाद में भी आप यूट्यूब पे भी सुन सकते हैं इसको कल। इसे इस तरह से आप समझ सकते हैं रवि जी कि द्वैत जो दिख रही है वो इसीलिए दिख रही है क्योंकि समझने का प्रयास किया जा रहा है। जैसे ही समझने का प्रयास किया जाएगा वहाँ पर जानने वाला और जानने योग्य वस्तु आ जाएगी, तो द्वैत प्रकट हो जाएगा। पर ये द्वैत नहीं है, इसका खंडन कर सकते हैं आप। जब द्वैत नहीं रहेगा तो फिर एक ही निष्कर्ष आएगा कि अद्वैत है। और खंडन कैसे करना है? ऐसे कर सकते हैं कि समय और स्थान का भेद नहीं है। एक और तरह से आप देख सकते हैं कि अगर ये दो होते तो अनुभवकर्ता तक कैसे पहुंचता? अगर अनुभवकर्ता तक पहुंच रहा है तो दो ही तरीके संभव है। या तो उनके बीच में कोई ऐसी प्रक्रिया होती जिसके माध्यम से अनुभवकर्ता तक पहुंच जा रहा है, या तो दोनों एक होते। तो प्रक्रिया तो हमें दिखती नहीं है, और प्रक्रिया अगर होगी भी तो प्रक्रिया भी अनुभव ही हो जाएगी। फिर यहाँ पर भी खंडन हो जाएगा द्वैत का। और बाकी जो एक तरीका, जो सबसे पहला तरीका बताया था मैं, कि अनुभव और उसके बोध को समझने का प्रयास कीजिए। जो बोध है वही अनुभव है। इस बोध के उस तरफ अनुभव है और इस तरफ अनुभव करता है, और दोनों में कोई भी भेद नहीं है। अनुभव का बोध ही अनुभव की चेतना है, और चेतना आप ही हैं। तीन तरीके हैं, और भी बहुत सारे तरीके से आप द्वैत का खंडन कर सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कैसे जाने कि समय मिथ्या है। इसके भी बहुत सारे उपाय हैं जिससे समझा जा सकता है कि समय मिथ्या है। सबसे पहले तो आप यही देखने का प्रयास करें कि अभी जो घटना घट रही है, सबसे पहले सबसे व्यवहारिक तरीका मैं बोलता हूँ कि जो अभी घटना घट रही है, ऐसा प्रतीत होगा जैसे मानिए कि कोई व्यक्ति अभी कॉफ़ी पिया है और 1 घंटे बाद शरबत पी रहा है। तो जब वो शरबत पी रहा है तब ऐसा लग सकता है उस व्यक्ति को कि भूतकाल में उसने कॉफ़ी पिया था। पर क्या उसको अपरोक्ष अनुभव हो सकता है भूतकाल का? उसको इस चीज़ का अपरोक्ष अनुभव होगा कि परिवर्तन हुआ है अभी कुछ। पर काल जैसा कोई चीज़ जिसे माना जाता है, क्या उसका अपरोक्ष अनुभव हो सकता है? जैसे ही वो प्रयास करेगा, शरबत पीते समय जैसे ही वो प्रयास करेगा उस भूतकाल को समझने का, बहुत सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएंगी। स्मृति बोलेगी कि हाँ मेरे पास ये जानकारी है, मैं ला के दे दूंगी जैसे ही जब तुमको ज़रूरत पड़ेगा। बुद्धि बोलेगी कि हाँ मैं उस पर तर्क निकाल कर ये बता सकती हूँ कि कितने देर पहले ये हुआ था। स्मरण की प्रक्रिया से ये बुद्धि प्रकट कर देगी स्मृति से उस जानकारी को लाकर, और फिर उस समय कल्पना करेंगे आप कि ऐसी एक घटना हुई थी। और ये चारों प्रक्रिया, जो और भी हज़ारों प्रक्रिया हो सकती हैं, पर यहाँ पर दिख रहा है कि स्मृति है, स्मरण है,
बुद्धि है और कल्पना चल रही है। और ये जो कल्पना होगी, चारों प्रक्रियाएं, वो सब वर्तमान में ही हो रही हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जो भूतकाल में जाके हो रहा है। भूतकाल का अप्रोक्ष अनुभव नहीं हो सकता, केवल अभी का अनुभव हो सकता है। इस पर मनन करके समझ सकते हैं कि समय फिर है नहीं, परिवर्तन है। उस परिवर्तन को एक नाम दे दिया जाता है समय, और उससे जीवन चलने लगता है आसानी से। तो ऐसा लगता है कि समय चल रहा है। इस पे आप थोड़ा गणित का भी इस्तेमाल कर सकते हैं समझने के लिए। एक तरीका तो ये था। दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए कि अभी वर्तमान है और आपके पास कोई एक घटना की स्मृति है, पुरानी घटना की स्मृति, जो मानिए 10 सेकंड की रही हो। तो इस 10 सेकंड की घटना जो भूतकाल में हो चुकी है, अगर वो वास्तविक है तो वो वर्तमान में भी तो वो 10 सेकंड से होके गुजरी होगी। वर्तमान में भी वो 10 सेकंड हुआ होगा और उसके बाद ही वो जाके भूतकाल में 10 सेकंड बना होगा। कहने का मतलब है कि वर्तमान की घटनाओं को जब जोड़ा जाएगा तो वो भूतकाल का 10 सेकंड बन जाएगा। पर क्या ऐसा होगा? ये समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि वर्तमान कितने समय में होता है। ऐसा लग सकता है कि वर्तमान तो बहुत ही जल्दी जा रहा है, बहुत ही छोटे समय में होता होगा। इसमें कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं आप। मान लीजिए कि अगर 1 सेकंड सोचते हैं कि 1 सेकंड में वर्तमान गुजर जाता होगा, तो फिर 1 सेकंड को अगर आप कई हिस्सों में विभाजित कर देंगे तो कौन से हिस्से में वर्तमान उपस्थित है? अगर मान लीजिए 1 सेकंड में 1000 मिली सेकंड होंगे, तो कौन से मिली सेकंड में, पहले, दूसरे, 999 या हजारवें मिली सेकंड में वर्तमान था या वर्तमान है? अगर इससे भी छोटा कर देंगे, मान लीजिए 1 मिली सेकंड कह देते हैं कि वर्तमान 1 मिली सेकंड का होता है, तो 1 मिली सेकंड भी 1000 माइक्रो सेकंड होगा। अब ये 1000 माइक्रो सेकंड में कौन सा माइक्रो सेकंड, पहला, दूसरा, 500वां या फिर 1000वां माइक्रो सेकंड वर्तमान होगा? ऐसे आप खंडित करते चले जाएंगे तो आपको कोई भी ऐसा संख्या नहीं मिल सकता है जिसको आप कह सकते हैं कि इस संख्या में वर्तमान हो रहा है। क्योंकि जो भी संख्या मिलेगी उसको आप अनंत हिस्से में विभाजित कर सकते हैं। केवल यही उत्तर आएगा कि वर्तमान 0 सेकंड में हो रहा है या फिर 0 समय में हो रहा है, वर्तमान समय में नहीं होता है। और क्योंकि फिर वर्तमान समय में नहीं हो रहा है तो कितना भी आप जोड़ लें वर्तमान को, 0 को 100 बार भी जोड़ देंगे तो वो 0 ही रहेगा। यहाँ से कुछ होकर नहीं गुजर रहा है जो कहीं जा रहा है। पर जो प्रक्रियाएं चल रही हैं वो यही सिद्ध करना चाहेंगी कि यहाँ समय चल रहा है, और सिद्ध करने के लिए भी वो वर्तमान का ही इस्तेमाल करेंगी, वर्तमान का ही उपयोग होगा वहाँ पर। तो क्योंकि वर्तमान 0 है, भूतकाल हो नहीं सकता है, और भविष्य तो हमेशा ही कल्पनाओं में होता है जो अभी होता है। तो एक दूसरा उपाय ये, और भी आप देख सकते हैं, आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग कर सकते हैं कि अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग गति से चलते समय का माप बदल जाता है। तो जो बदल रहा है वो सत्य तो हो नहीं सकता। ऐसा तो नहीं होगा कि एक परिस्थिति में समय अलग होगा, दूसरी परिस्थिति में अलग होगा और फिर वो सत्य भी हो जाए। तो ये 3 तरीके हैं आधुनिक विज्ञान में जो समय बदल जाता है, टाइम डायलेशन कहते हैं जिसे। समय का, वर्तमान का समय आप ढूंढने का प्रयास कर सकते हैं। और तीसरा जो सबसे पहले कहा था मैं, कि जो भी घट रहा है या फिर जो भी आप सोच रहे हैं कि समय होगा, उसका अप्रोक्ष अनुभव लेने का प्रयास करें। और जो भी ऐसा प्रतीत करा रहा होगा कि भूतकाल है या भविष्यकाल होगा, ये देखने का प्रयास करें कि वो कहाँ हो रहा है। वो भी बस अभी हो रहा है, बस इतना ही कहा जा सकता है। आशा करता हूँ यहाँ पर मैं अपने विचार रख पाया हूँ। इस पर अगर किसी को कुछ पूछना है या कुछ बताना है तो बोल सकते हैं। अपने विचार भी आप साझा कर सकते हैं बाकी साधकों के साथ। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। तब तक
एक साधक पूछ रहे थे कि सहज समाधि अभी है, इसका क्या अर्थ है। जैसा अभी हम पहले चर्चा कर रहे थे प्रश्न 2 पर, दृश्य ही दृष्टा है। तो सहज समाधि का अर्थ यही है कि जब भी आप ढूंढने का प्रयास करेंगे यहाँ पर किसी भी चीज़ को, मतलब अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच के दूरी को, तो वो आपको कभी नहीं मिलेगा। जीवन चल रहा है और इसमें अनुभव और अनुभवकर्ता एक दूसरे से लिप्त हैं, परस्पर अनन्य हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, पर वो साथ ही हैं। जब आप कुछ कर्म कर रहे होते हैं और पूरी तरह से सभी चीज़ को का विस्मरण हो जाता है आपको, जब आप पूरी तरह से अनुभव में लिप्त होते हैं, जब आपको अनुभवकर्ता का भी ज्ञान नहीं होता है और अनुभव का भी ज्ञान नहीं होता है। जैसे कि किसी दोस्त के साथ बात कर रहे हैं और पूरी तरह से उस समय की परिस्थिति में लिप्त हैं, किसी बचपन की कहानी में लिप्त हो गए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें ज्ञान विस्मरण हो जाए, अनुभवकर्ता का ज्ञान ना रहे और ये भी नहीं पता चलेगा कि मेरे सामने अनुभव प्रकट है। तो वो जो घटना है वही सहज समाधि है, जहाँ दोनों लिप्त हैं और दोनों पता है आपको कि दोनों एक साथ ही उपलब्ध हैं, उनमें कोई भेद नहीं हो रहा है। अभी जो घटना चल रही है वो सहज समाधि ही है। यहाँ पर हम प्रयास करते हुए दिख रहे हैं कि हमें साक्षी भाव बना के रखना है, इस ज्ञान में रहना है कि मेरे सामने अनुभव प्रकट है, पर इस ज्ञान में भी जब आप हैं तब भी आपको यही दिख रहा है कि दोनों एक साथ ही हैं और जीवन जो चल रहा है सुचारू रूप से वो इसी एकता में चल रहा है। ये अनुभव और अनुभवकर्ता साथ में प्रकट हैं और उसमें ही जीवन चल रहा है। तो इसे ही कहा जाता है सहज समाधि। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ये पहले से ही उपलब्ध है सभी को, बस ये समझना है कि यही हो रहा है। और ये समझने के लिए बस अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि दोनों घटनाएं किसी भी तरह से भिन्न नहीं हैं, यहाँ पर केवल बोध है। जब बोध को समझने का प्रयास करते हैं तो बोध को जानने वाला और बोध कहाँ से प्रकट हो रहा है अर्थात अनुभव, ये दो खंड में बट जाता है, नहीं तो हमेशा बोध ही है यहाँ पर। तो इसी कारण से सहज समाधि कहा जाता है, क्योंकि कुछ प्रयास लगता नहीं है इसमें। पर इस पर अगर कोई साधक कुछ बोलना चाहते हैं या कुछ चर्चा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं हम लोग। तब तक मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कैसे जाने कि अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं। शुरुआत में तो हम ये जब हम करते हैं नीति नीति तो हमारा ज्ञान ही यहाँ से शुरू होता है कि मैं जानने वाला हूँ और सामने अनुभव है, और क्योंकि जानने वाला मैं हूँ तो अनुभव को अनुभव नहीं होंगे। पर ये प्रश्न आ सकता है कि अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं ये मैं कैसे जानूँ। जैसे गर्म तवे का अगर उदाहरण ले तो गर्म तवे को जैसे ही हाथ ने छुआ, अनुभवकर्ता को तो पता चला कि तवा गर्म था, पर हाथ को भी पता चला क्या? अगर हाथ को नहीं पता चला तो हाथ गर्म तवे से पीछे क्यों हट गया? अनुभवकर्ता को तो पता चला पर अनुभवकर्ता कोई कर्म नहीं करता है, पर फिर भी हम देख रहे हैं कि हाथ जैसे ही टच हुआ इस गर्म तवे से वो अपने आप ही पीछे हट गया। तो यहाँ भ्रम हो सकता है कि क्या अनुभव को भी अनुभव हो रहे हैं। और फिर यहाँ पर ऐसा तर्क लगाया जा सकता है कि मैं अनुभव करता हूँ, मुझे तो हो रहे हैं अनुभव, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर अनुभव को अनुभव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, क्या ये अज्ञेय है? फिर अगर अज्ञेय होता तो फिर ये वाक्य नहीं कहा जाता कभी भी कि अनुभव को अनुभव नहीं होते हैं। तो इस पर विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले आप ये जानने का बस प्रयास करें कि जब भी कोई घटना घट रही है वहाँ कहीं पर भी, भले ही वो हाथ का पीछे हटना ही क्यों ना हो, तब जब गर्म तवे का स्पर्श हो रहा है तो वहाँ पर भी इसे समझने के लिए दो स्तर में आप समझ सकते हैं। पहला स्तर ये कि
जब भी कोई घटना घट रही है, इसी उदाहरण में, गर्म तवे को छूने के उदाहरण में, यहाँ पर जानना जा रहा है कुछ चीज़ और जानने वाला है। हमें अभी नहीं पता कि ये जानने वाला कौन है। मैं हूँ जानने वाला, ये मुझे पता है, पर क्या हाथ भी जाना पीछे हटने से पहले? तो यहाँ पर भी अगर पीछे हटने से पहले हाथ जाना, तो यहाँ पर भी वो दो खंड में बढ़ जाएगा। एक जानने की क्षमता और दूसरा हाथ का पीछे हटना। जो गर्म लगा अनुभव हुआ, वो गर्म अनुभव और हाथ का पीछे हटना, ये दो घटना दिख रही है हमें। अब दूसरे स्तर पे आप ये देखने का प्रयास करें कि जो भी जानने की क्षमता है यहाँ पर, भले ही हाथ के जानने की क्षमता है, अगर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अलग अलग मनुष्य हैं, सबकी अलग अलग जानने की क्षमता है, तो बस आपको ये ढूंढने का प्रयास करना है, क्या जानने की क्षमता में खंड हो सकता है? अगर हो रहा है खंड, तो फिर प्रश्न ये आएगा कि कौन जान रहा है खंड हो रहा है। अर्थात कि क्या हाथ का जानने वाला अलग है इस शरीर को जानने वाले से, या दूसरे मनुष्य को जानने वाले से? ये मेरे ख्याल से सभी लोग प्रमाणित कर चुके होंगे कि खंड नहीं है, जानने वाला एक ही है। अगर खंड हो गए जानने वाले में, तो फिर प्रश्न आ जाएगा कि कौन जान रहा है कि ये विभाजित हैं, और जो जान रहा है कि विभाजित हैं वही अनुभव करता है। और अंत में यही पता चलेगा कि जिसे खंड मानकर जानने वाला माना गया था, वो एक किसी न किसी प्रकार का अनुभव होगा। तो अगर हाथ जान रहा है हटने से पहले, तो वो जानने वाला भी आप ही हैं। यहाँ पर अगर अभी आप जहाँ भी देख सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी जाना जा रहा है, वो सभी जगह आप ही हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि कोई भी अनुभव कुछ जान जाए स्वतंत्र रूप से। उसमें जानने की क्षमता हमेशा ही अलग हो जाएगी जानने जाने वाली वस्तु से। तो अनुभव को अनुभव होते हैं या नहीं, ये अज्ञेय नहीं है, ये पूरी तरह से 100% प्रमाणित है कि अगर कुछ भी जाना, कोई भी जानेगा इस अस्तित्व में, तो वो अखंडित आप ही होंगे, भले ही कुछ भी भ्रम हो। एक बार आप ये प्रमाणित कर लेते हैं, तो उसके बाद ऐसा भ्रम नहीं आएगा कि हाथ पीछे क्यों हटा है। या फिर दो व्यक्ति अगर वार्तालाप कर रहे हैं, तो पहला व्यक्ति प्रश्न पूछ रहा है मान लीजिए, और दूसरा व्यक्ति उत्तर दे रहा है, तो ऐसा भ्रम नहीं होगा कि क्या दूसरे व्यक्ति को भी समझ में आ रहा है या उसको अनुभव हो रहे हैं। अगर अनुभव हो रहे हैं तो उसके पीछे जानने वाला कौन है, और नहीं हो रहे हैं तो वो प्रश्न का उत्तर कैसे दे रहा है? क्योंकि हर जगह जानने वाला एक ही है, खंड नहीं है इसमें। इस पर अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। या फिर कुछ बोलना भी चाहते हैं तो बोल सकते हैं। शुभा जी पूछ रही हैं कि सहज समाधि के बारे में कुछ और बताइए। तो जैसा मैं पहले कह रहा था शोभा जी कि देखिए, अभी जो घटना चल रही है आपके सामने, जो भी अनुभव चल रहा है आपके सामने, ये अनुभव और आप में कोई भी भेद नहीं है। जैसा मैं दूसरे प्रश्न का जब उत्तर दे रहा था तो बता रहा था कि कोई भी अगर अनुभव आपके सामने अभी प्रकट है, किसी भी चीज़ का उदाहरण ले सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए दीवार ही अगर आपके सामने होगा अभी, तो ये जो दीवार का अनुभव है और ये दीवार, ये दोनों एक ही चीज़ है। और इस अनुभव को जानना और दीवार का अनुभव, ये दोनों भी एक ही चीज़ है। मतलब पहले स्तर पे आपके पास दीवार है, ठोस दीवार है, उसके बाद उसका अनुभव है, उसके बाद उस अनुभव का बोध है।
कि 3 चीज़ दिख रहे हैं हमें, दीवार, दीवार का अनुभव और दीवार के अनुभव का बोध। अगर इस पर मनन करें या फिर जब इसको द्वैत के स्तर पे देखा जाता है तो दीवार अलग दिखेगी और बोध अलग दिखेगा। पर इस पर मनन करें तो आप ये पाएंगे कि दीवार का अनुभव ही बोध भी है। ये जो चेतना है दीवार की, दीवार आपके सामने प्रकट है, ये कैसे पता चल रहा है? क्योंकि अभी इसे जाना जा रहा है और जानने के अलावा दीवार कुछ भी और नहीं है। ऐसा नहीं है कुछ ठोस चीज़ वहाँ रखी हुई है, उसे छुएंगे तो ऐसा प्रतीत होगा कुछ ठोस है, पर केवल वो जाना जा रहा है। वो जानने में ही बुद्धि ऐसा प्रक्षेपण कर रही है कि वो बाहर कहीं शरीर से 5 मीटर दूर है, या उसे छुएंगे तो ऐसा लगेगा ये ठोस है, पर अंत में केवल ये जाना जा रहा है। तो फिर से जो कह रहा था मैं कि दीवार का बोध, दीवार का अनुभव और दीवार के अनुभव का बोध, ये दोनों छोड़ पर ये द्वैत दिख पड़ता है, पर जो अनुभव है वही वास्तविक है यहाँ पर। मतलब कहने का मतलब है कि जो अनुभव का जो ज्ञान है केवल उतना ही है यहाँ पर। अगर उसका खंड ना करे जानने वाले में और जानने योग्य वस्तु में, तो केवल जानना बचता है, और वो जानने को ही सहज समाधि कहते हैं, जो हमेशा रहती है। एक व्यक्ति जो कुछ भी नहीं जानता है ज्ञान के बारे में, वो ये जानता है कि मैं जान रहा हूँ, भले उसका अहम कहीं भी स्थापित हो, वो ये जानता है कि मैं जान रहा हूँ। पर जब हम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ते हैं तो पहले हम द्वैत पे लेके आते हैं। एक तरफ अनुभवकर्ता दिखाते हैं और एक तरफ अनुभव दिखाते हैं, प्रमाणित करवाते हैं कि ऐसा है। फिर दिखाते हैं कि ये दोनों एक ही साथ एक ही जगह हैं और केवल यहाँ पर बोध मात्र है। जो अनुभव है वही बोध है। अनुभव और बोध में कोई भी भेद नहीं है। इसे आप ऐसे भी देख सकते हैं कि जो भी भौतिक अनुभव आपके सामने प्रकट है या मानसिक अनुभव आपके सामने प्रकट है, जो सभी चीज़ केवल मानसिक पटल पे ही उभरे हुए हैं। जैसे फिर से अगर दीवार का ही उदाहरण लें तो दीवार, और अगर आधुनिक विज्ञान के अगर सिद्धांतों का उपयोग करें तो दीवार पर रोशनी गिर रही है, वो रोशनी आपकी आंखों में जा रही है और आपको दीवार का अनुभव नहीं हो रहा है, आपको दीवार के चित्र का अनुभव हो रहा है। और ये चित्र आपके मानसिक पटल पे बन रहा है, ठीक उसी जगह पे जहाँ पर बाकी विचार आते हैं, ठीक उसी जगह पे जहाँ पे भावनाएं उठती हैं, ठीक उसी जगह पर जहाँ पर अनुभव करता है। अनुभव करता और ये सभी अनुभव जो प्रकट हो रहे हैं अभी, वो सब एक ही जगह पर है, कोई भेद नहीं है। पर फिर बुद्धि ऐसा प्रक्षेपित कर देती है कि इसमें से कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, कुछ शरीर पर है। तो ये जो वास्तविकता में हो रहा है, एक ही जगह पर होना, जगह कहना सही नहीं है पर मैं बस समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि दोनों बस एक ही साथ हैं, अनुभव और अनुभवकर्ता। जिसे हम मानसिक पटल कह रहे हैं, वहीं पर अनुभवकर्ता भी है। और ये सारी जो भौतिक जगत हमारे सामने प्रकट है वो भी उस मानसिक पटल पे ही है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। जो हमारी पंच इंद्रियाँ हैं जो इस भौतिक जगत का जानकारी दे रही है, वो अंत में केवल एक मानसिक अनुभव ही बनाती है, जो कि पूरी तरह से अनुभवकर्ता में ही घुला मिला हुआ है। यहाँ कुछ भी भेद नहीं है, भेद बस बना दिया जाता है बाद में। इसका खंडन कर सकते हैं कि भेद नहीं है, क्योंकि दिख तो रहा है भेद है, पर इसका खंडन कर सकते हैं कि नहीं है। तो जो बचता है अंत में खंडन के बाद, वो एक सहज समाधि है। कृष्ण जी कुछ बोल रहे हैं कि दीवार का बोध वैसा ही अनुभव होगा जैसे स्वप्न में सब ठोस लगता है, लेकिन जबकि वहाँ कुछ नहीं होता है। फिर बोलते हैं हाँ सही, जैसा आप कह रहे हैं कि
ये जीवन स्वप्न की तरह ही है, पूरी जैसा स्वप्न में होता है ठीक उसी तरह ही है। स्वप्न में भी एक अनुभव करता होता है, यहाँ भी एक अनुभव करता है। जो स्वप्न को देख रहा होता है वही अभी भी देख रहा है। स्वप्न में हम तुरंत प्रमाणित कर लेते हैं कि वहाँ सब कुछ ठोस है, जैसे ही जागते हैं दिखता है उसके पीछे कुछ भी नहीं था। और यहाँ पर थोड़े मनन में आप समझ जाते हैं किसी भी अनुभव के पीछे कोई तत्व नहीं है, बस वो प्रकट हो रहा है शून्यता से, पर कोई तत्व नहीं दिखता है हमें। तत्व मतलब कि कुछ ऐसा चीज़ नहीं दिखता है जिसे आप जान सकें, बस है वो, इतना कह सकते हैं। और जैसे स्वप्न में एक के बाद एक घटना घट रही होती है और जीवन लगने लगता है, वैसे अभी भी हो रहा है। ऐसा ऐसा नहीं है कि कोई बोल रहा है, कोई सुन रहा है, कोई सवाल पूछ रहा है और कोई विचार प्रकट कर रहा है और दूसरा व्यक्ति उस पर कुछ टिप्पणी कर रहा है या कुछ समझाने का प्रयास कर रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। केवल एक दृष्टिकोण है अनुभवकर्ता की, और उसके सामने एक के बाद एक घटना घटती चली जा रही है जो जीवन जैसा लग रहा है, पर ऐसा है नहीं, कुछ उसके पीछे ही नहीं है, तत्व ही नहीं है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो शुभा जी, पर इस पर अगर कुछ और भी पूछना है तो पूछ सकती हैं। आज के आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं या फिर कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। आखिरी प्रश्न है कि सभी अनुभव मिथ्या कैसे हैं। इसके बारे में भी हमने चर्चा भी किया। इसे कई तरह से देख सकते हैं। पहला तो सबसे सरल जो हमें मानदंड मिल गया है, जिससे पता चलता है कि जो भी परिवर्तनशील है वो सत्य नहीं है। पर इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो भी प्रकट हो रहा है अभी आपके सामने, वो केवल इंद्रियों के माध्यम से परिवर्तन करके बताया जा रहा है। जैसा अभी चर्चा कर रहे थे कि सभी चीज़ केवल एक मानसिक अनुभव मात्र ही है, वास्तविकता में ऐसा नहीं है। वास्तविकता में जैसा जो दिख रहा है वो है नहीं। जैसे आप किसी ठोस चीज़ को अगर छूते हैं या फिर अगर आप जब ज़मीन पे चलते हैं तो आपको ज़मीन का पता चलता है, क्योंकि कई सारी इंद्रियां मिलकर ये जानकारी बना रही होती हैं कि कुछ ठोस है। जैसे सबसे पहले तो आपको अपने आँखों से दिखेगा कि आगे ज़मीन है, पर ये केवल एक चित्र है ज़मीन का जो मानसिक पटल पे उभर रहा है और जिसे आप देख पा रहे हैं। दूसरे स्तर पर अगर ऐसा प्रश्न आए कि मैं उस ज़मीन पर चल भी सकता हूँ, ऐसा लगेगा कि वो वास्तविक है, पर मैं वास्तविक उसे इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं चल पा रहा हूँ। पर यहाँ पर भी फिर वही होगा कि जब आप चल रहे हैं तो आपकी त्वचा ये जानकारी भी मानसिक पटल पे ही बना रही है कि जो तलवों की त्वचा है वो ज़मीन से स्पर्श कर रही है। ये भी बस जानकारी है जो कि मानसिक पटल पे ही बन रहा है। आप कह सकते हैं कि मेरी मांसपेशियां भी तो दब रही हैं, तो वहाँ भी जो इंद्रियां होंगी, जिसे शरीर इंद्रियां भी कहते हैं, वो जानकारी भी मानसिक पटल पर ही बन रहा है। हर जानकारी जो भी आपको पता चल रहा है वो सभी चीज़ मानसिक पटल पे ही बन रहा है। कुछ भी ऐसा नहीं है जो कहीं बाहर हो। प्रक्षेपण ऐसा कर दिया जाएगा बुद्धि के द्वारा कि कुछ बाहर है कुछ अंदर है जिससे जीवन चलता रहे, पर ऐसा हो नहीं रहा है। तो मिथ्या कहने का कारण ये भी है कि जो दिख रहा है वैसा वास्तविकता में है नहीं। सभी अनुभव मानसिक हैं, पर उन्हें विभाजित करके ऐसा प्रतीत कराया जाता है कि बहुत सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं जो इस सभी घटनाओं को सच कहने में सहयोग दे रही है, जिससे जीव का जीवन चलता रहे। पर अंत में केवल ये मानसिक अनुभव है जो ठीक उसी जगह है जहाँ पर अनुभव करता है, और किसी तरह से कोई भी खंड नहीं है अनुभवों के बीच में। तो ये मिथ्या, तो इस कारण से इसे मिथ्या कहा जाता है।
शोभा जी कुछ कह रही हैं कि बोध में हमेशा रहें या ना रहें तब भी सह समाधि है। हाँ, सह समाधि तो हर स्थिति में ही रहेगी, क्योंकि जैसा अभी जो पिछले तीनों प्रश्नों पे जो चर्चा किया गया कि जब समझने का प्रयास करते हैं तो फिर ऐसा हो जाता है कि कुछ समझने योग्य वस्तु हो जाती है और कुछ है जो जो समझ रहा है इस चीज़ को, जो जान, जिसे अनुभव हो रहा है इस चीज़ का। पर वही है कि आप इस बात का खंडन कर सकते हैं कि ये परिस्थिति बस प्रतीत हो रही है, कि द्वैत दिख रहा है, द्वैत हो नहीं सकता है। हमेशा ही अनुभव और अनुभवकर्ता एक साथ ही रहेंगे बिना किसी खंड के। तो जो आपने कहा है शोभा जी, वो हाँ, हर स्थिति में सह समाधि ही रहेगी। समझने के प्रयास में द्वैत दिखेगा, पर फिर आप द्वैत समझकर उसका खंडन करके ये समझ सकती हैं कि बस सह समाधि ही एकमात्र अवस्था हो सकती है यहाँ पर। इस पर अगर कोई साधक कुछ और बोलना चाहते हैं या अपने विचार व्यक्त करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं। नहीं तो आज के इतने ही प्रश्न थे। अगर और प्रश्न नहीं है साधकों के तो आज का सत्संग हम समाप्त करते हैं। सत्संग में जुड़ने के लिए सभी साधकों को धन्यवाद।